अगर आपके ब्लॉग पर गूगल डिस्कवर मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक है तो इस अपडेट को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। गूगल डिस्कवर फीड में दिखने वाले फेक आर्टिकल्स, इमेजेस, स्पैम वेबसाइट्स पर एक बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। तो अगर आपकी वेबसाइट का ज़्यादातर ट्रैफिक डिस्कवर से आता है तो इस अपडेट को आपको ध्यान से सुनना होगा। पिछले कुछ महीनों के अंदर आपने देखा होगा कि डिस्कवर के अंदर बहुत सारी फेक न्यूज़ आती हैं और लोग उन फेक न्यूज़ को रियल समझकर पढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा कि डिस्कवर फीड के अंदर कुछ ऐसे कार के मॉडल्स दिखाई देते हैं जो कंपनीज ने कभी बनाई ही नहीं और ना ही कभी बनाने वाली हैं। वो जो कार के मॉडल्स होते हैं वो एआई इमेजेस होती हैं जो एआई के साथ बना दी जाती हैं। इसी तरह की बहुत सी फेक न्यूज़ जो हैं वो डिस्कवर पर हमें रोज देखने को मिलती हैं। इस बारे में प्रेस गैजेट ने अपनी एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की थी और गूगल ने जो है उनको इसका आंसर भी दिया था। गूगल का कहना है कि वो फिक्स कर रहे हैं मोर फेक एआई स्टोरीज जो हैं, जो भी गूगल डिस्कवर के अंदर बहुत सी एआई स्टोरीज, फेक एआई स्टोरीज आ रही हैं, उनको फिक्स करने पे वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि डिस्कवर फीड बीइंग फ्लडेड बाय फेक एंड डेलिबरेटली अलार्मिंग एंड सरप्राइजिंग हेडलाइंस। ऐसी ऐसी हेडलाइंस होती हैं जो जिनका सच्चाई से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर 300 यूरोज गोन फ्रॉम पेंशनर अकाउंट्स या पाउंड जो भी है, यूके स्टेट पेंशन टू बी स्लैम्स्ड बाय 130 मंथली। ठीक है, मतलब ऐसी न्यूज़ अभी ये यूके के बारे में जो एक रिपोर्ट बनाई गई है, अगर आप इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ऐसी ऐसी खबरें जो जिनका सच्चाई से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है और वो हमेशा डिस्कवर में आपको दिखाई देती है और उन पे जो है ना मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आता है। उस ट्रैफिक की बदौलत वो वेबसाइट्स जो हैं लाखों के अंदर कमाई करती हैं। हालांकि गूगल के पास स्पैम से लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग सिस्टम है, लेकिन ये इस तरह की जो स्टोरीज हैं वो उस पूरे सिस्टम को बाईपास कर देती हैं। तो गूगल ने यहाँ पर कई बार इस आर्टिकल के अंदर भी आता है कि वो इसको फिक्स करने पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से गूगल ने बताया है कि वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन अ फिक्स दैट विल बेटर एड्रेस द स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पैम दैट्स बीइंग रेफरेंस्ड हियर, मेंटेनिंग आवर हाई बार फॉर क्वालिटी एंड डिस्कवर। तो स्पेशली गूगल अब इस तरह के स्पैम पर जो है लगाम लगाने के लिए काम करने वाला है। पर इस तरह की वेबसाइट्स किस तरह से गूगल डिस्कवर में आ जाती हैं, तो इस पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये एक्सपायर्ड डोमेन्स को बाय कर लेती हैं, वो एक्सपायर्ड डोमेन्स जिन पर गूगल कभी बहुत ट्रस्ट करता था। उन डोमेन को बाय करके ये लोग उस पर जो है आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू कर देते हैं और गूगल को लगता है कि ये कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट है और इसी वजह से डिस्कवर के अंदर ये वेबसाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आती हैं। अब ये वेबसाइट्स एकदम डोमेन बाय करती हैं, अथॉरिटी पे कोई काम नहीं करती, सिर्फ लगातार आर्टिकल पब्लिश करती हैं और बहुत सारा रेवेन्यू कमाती हैं। जब तक गूगल इनको पकड़ता है तब तक ये वेबसाइट्स एक तरह से ख़त्म हो जाती हैं या गूगल इनको ख़त्म कर देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक नई टाइप की स्पैम वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो गूगल के लिए इस पूरे सिस्टम को हैंडल करना अभी तक बहुत मुश्किल था, लेकिन अब गूगल कह रहा है कि वो इस तरह के स्पैम को ख़त्म करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसीलिए अगर आपकी वेबसाइट भी डिस्कवर पर डिपेंडेंट है तो आपको अपनी जो कंटेंट है उसको अच्छे से रिव्यू कर लेना चाहिए। कहीं कुछ उसके अंदर एआई कंटेंट तो नहीं है, कहीं आप एआई जनरेटेड इमेजेस से कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि जब एआई कंटेंट या एआई स्पैम वेबसाइट्स पे जब गूगल एक्शन लेगा तो हो सकता है अगर आपकी वेबसाइट पे भी थोड़ा बहुत इस तरह का कंटेंट है तो वो भी अफेक्टेड हो। इसलिए आप अपने कंटेंट को अच्छे से रिव्यू कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं एक और अपडेट की। तो यहाँ पर गूगल ने एक स्पैम जो है पॉलिसी बनाकर रखी है, जिसमें गूगल ने एक सेक्शन डाला है स्केल्ड कंटेंट अब्यूज। ये सेक्शन बेसिकली कहता क्या है, ये सेक्शन कहता है कि स्केल्ड कंटेंट अब्यूज इज व्हेन मैनी पेजेस आर जनरेटेड फॉर द प्राइमरी पर्पस ऑफ मैनिपुलेटिंग सर्च रैंकिंग एंड नॉट हेल्पिंग यूजर। अगर कोई बंदा बहुत से पेजेस को जनरेट करता है, स्केल करता है और जिसका पर्पस सर्च रैंकिंग को मैनिपुलेट करना और हेल्पिंग को यूजर को हेल्प ना करना, मतलब जो यूजर को हेल्प नहीं करते, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्केल्ड कंटेंट अब्यूज इंक्लूड, किस तरह का कंटेंट स्केल्ड कंटेंट माना जाएगा, एआई का यूज़ करके या कोई सिमिलर टूल का यूज़ करके
बहुत सारे पेजेस जनरेट करना बिना कोई वैल्यू ऐड किए यूज़र के। बट गूगल की पॉलिसी जहां ये बात कह रही है, वहीं गूगल ने अब एक नया टूल बना दिया है जिसका नाम है ओपल। अब ये टूल क्या कहता है? ये टूल ये कहता है कि इसकी हेल्प से आप कस्टम कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्पेशली एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है टूल दैट टेक अ सिंगल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड इंस्टेंटली जनरेट ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया ऑप्शंस एंड वीडियो एड स्क्रिप्ट्स। तो इससे क्या है, आप आसानी से बहुत से ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया कैप्शन जनरेट कर सकते हैं और वीडियो एड स्क्रिप्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसको लेकर जो है लोगों के अंदर बहुत सा ये एक डाउट क्रिएट हो गया कि जब गूगल खुद ही ऐसा टूल बना रहा है जो बहुत सी इंस्टेंटली जनरेट ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट को जनरेट कर सकता है, तो फिर गूगल एक तरफ कह रहा है कि एआई वाला कंटेंट जो यूज़र को हेल्प नहीं करता उसको आप कैसे बनाएं, मतलब उसको वो स्पैम माना जाएगा। तो दोनों पॉलिसीज़ को जब हम एक साथ देखते हैं तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। बट हालांकि गूगल ने इसके अंदर साफ लिखा है कि अगर वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा तो वो स्पैम माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो एक बहुत ही एक्सट्रीम बात लिखी है, इफ़ यू आर होस्टिंग सच कंटेंट ऑन योर साइट एक्सक्लूड इट फ्रॉम सर्च। और अगर आप इस तरह से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं तो आपको उसको सर्च से ही एक्सक्लूड कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इस टूल को थोड़ा ओवरऑल देखें तो ये बेसिकली कंटेंट क्रिएशन का टूल नहीं है, ये एक तरह का ऑटोमेशन का टूल आप इसको कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ऑटोमेटिंग द हार्ड स्टफ, ये बेसिकली क्या करता है, रिसर्च करेगा आपके लिए और आपके डेटा को जो है एक जगह पर लाकर दे देगा, ठीक है। यहाँ पर ये वही काम कर रहा है, ब्लॉग पोस्ट को जनरेट करेगा, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर देगा। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है ये आप पर डिपेंड है। गूगल का स्टैंड अभी क्लियर है कि वो एआई कंटेंट को अभी वो नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, और MVPs ये क्रिएट कर सकता है। और इसको टूल को अगर आप टेस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर opal.google पर जाकर इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हालांकि मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश की थी बट ये मुझे अभी क्लियर समझ में नहीं आया कि किस तरह से ये काम करता है, थोड़ा और डिटेल में इसको समझना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ब्लॉग पोस्ट राइटर है एंड सोशल मीडिया पोस्ट है, वीडियो मार्केटर है। कुछ भी आप करेंगे तो आपको उसका एक रिमिक्स क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि आप उसके अंदर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, और रिमिक्स क्रिएट करके फिर आप उसके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एक है और यहाँ पर जैसे इसको हमने एक टॉपिक दे दिया, फिर ये उस पर रिसर्च करेगा, आउटलाइन करेगा, बैनर उसके लिए जनरेट करेगा, ब्लॉग पोस्ट करेगा, मतलब सारे काम एक तरह से ब्लॉग पोस्ट का जितना भी जो वर्क है वो आपको ये करके दे देगा। इसके बाद बात करते हैं एक और अपडेट की। अगर आप भी अपनी वेबसाइट के ऑडिट के लिए एसईओ टूल्स पर डिपेंडेंट हैं और एसईओ टूल के स्कोर्स पर भरोसा करते हैं तो आपको गूगल के सर्च रिलेशन डेवलपर मार्टिन स्प्लिट की ये बातें जरूर सुननी चाहिए। मार्टिन यहाँ पर कहते हैं कि एक नंबर, एक स्कोर या फिर एक ऑटोमेटेड चेकलिस्ट से कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी वेबसाइट किस तरह से परफॉर्म कर रही है या उसका स्कोर क्या है। तो ये जो अप्रोच है ये गलत है। यहाँ पर मार्टिन ने बताया कि कुछ एसईओज या वेबसाइट ओनर अक्सर 404 एरर्स को देखते ही पैनिक हो जाते हैं, लेकिन गूगल के हिसाब से 404 एरर्स नॉर्मल हैं। अगर आपने रिसेंटली कुछ कंटेंट डिलीट किया है तो हाई 404 बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई एसईओ पेनल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब ये जो 404 का नंबर है ये एकदम से स्पाइक हो जाता है। अब अगर ये नंबर एकदम से स्पाइक हो जा रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए गूगल सर्च कंसोल का क्रॉल स्टेटस जो रिपोर्ट है, उसकी जो क्रॉल स्टेटस रिपोर्ट है वो बहुत यूज़फुल टूल है। इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि 404 का जो पैटर्न है वो नॉर्मल साइट मेंटेनेंस जैसा लग रहा है या फिर उसमें कोई टेक्निकल बग है। 404 एरर्स कैसे हटाएं और क्रॉल स्टैट्स रिपोर्ट क्या है, इस पर मैंने 1.5 घंटे का डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें हर एक एरर के बारे में बात की है। ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद मार्टिन ने यह भी बताया कि टूल्स के स्कोर से कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता है, जैसे कि एक सिंगल लैंग्वेज साइट को hreflang की जरूरत नहीं होती लेकिन इंटरनेशनल साइट के लिए क्रिटिकल होता है। तो टूल्स जो फ्लैग करते हैं वो हमेशा इशू नहीं होता। एक चीज जिस पर मार्टिन ने सबसे ज्यादा ध्यान देने को कहा वो ये था कि कोई टेक्निकल इशू
आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग या इंडेक्सिंग को अफेक्ट ना कर रहा हो, उसमें इंटरफेयर ना कर रहा हो, ये आपको सबसे ज़्यादा इंश्योर करना चाहिए। आजकल हर एसईओ टूल 90/100 या क्रिटिकल इश्यूज जैसी रिपोर्ट जनरेट करता है, और इसका नुकसान ये होता है कि एसईओज जो हैं वो लो इम्पैक्ट फिक्सेस पर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, और रियल जो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग इश्यूज हैं वो इस सीक्वेंस में इग्नोर हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं गूगल की एक और अपडेट की। गूगल ने अभी एक बहुत बड़ा अपडेट अनाउंस किया है, वो है मर्चेंट सेंटर के बिना भी शिपिंग और रिटर्न पॉलिसीज अब आप ऐड कर सकेंगे। अब आपको शिपिंग और रिटर्न पॉलिसीज गूगल सर्च में दिखाने के लिए गूगल मर्चेंट सेंटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप ये सारा का सारा काम सीधा सर्च कंसोल से कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज़ करना। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है जो गूगल ने शेयर किया है, मोर वेज टू शेयर योर शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसीज विद गूगल। तो गूगल यहाँ पर क्या कहता है कि शिपिंग स्पीड, कॉस्ट एंड रिटर्न पॉलिसीज आर क्रिटिकल फैक्टर फॉर ऑनलाइन शॉपर्स। ऑनलाइन शॉपर्स के लिए बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर हैं। लास्ट ईयर ही गूगल ने शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसीज इन सर्च कंसोल विद कॉन्फ़िगर्ड मर्चेंट सेंटर अकाउंट किया था, यानी कि जिन लोगों के पास मर्चेंट सेंटर है उन लोगों के लिए सर्च कंसोल में ये लास्ट ईयर से आने लग गया था। बट अब जो अपडेट किया गया है उसके बाद अगर आपके पास मर्चेंट सेंटर नहीं भी है तो भी आप इन पॉलिसीज़ को डायरेक्टली गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं। तो इसको आपको ऐड कैसे करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, गूगल ने एक्सप्लेन भी किया है कि वी आर एक्सपेंडिंग दिस, ठीक है, इन सर्च कंसोल सेटिंग टू बी अवेलेबल फॉर ऑल वेबसाइट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ऑनलाइन मर्चेंट। यानी अगर गूगल पहले तो मर्चेंट सेंटर से पता चल जाता था, बट अगर मर्चेंट सेंटर्स नहीं भी हैं तो भी गूगल को पता चलता है कि आप एक ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस हैं, तो वो आपको ये ऑप्शन दे देगा। प्रीवियसली दिस ऑप्शन वाज अवेलेबल टू मर्चेंट विद कॉन्फ़िगर्ड सेंट, ठीक है, जिनके पास था पहले से, बट अभी ये सबके लिए अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मैं आपको इस इमेज को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये शिपिंग पॉलिसी का ऑप्शन दिया गया है, मर्चेंट सेंटर के अंदर रिटर्न पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये पूरा डिटेल जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली ऐड करने के अलावा, देयर इज़ एन अल्टरनेट वे टू प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन, और वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो आप स्ट्रक्चर्ड डेटा की हेल्प से भी, स्कीमा की हेल्प से भी ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रक्चर्ड डेटा मिलेगा, यानी आपको हर पेज, हर प्रोडक्ट पे जाके अलग से उसका शिपिंग पॉलिसी डिसाइड करने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पूरी वेबसाइट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप जो है पॉलिसी जो है स्ट्रक्चर डेटा की हेल्प से जो है वो बता सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर डेटा है, यहाँ पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं मार्कअप की हेल्प से, और अपना जो शिपिंग पॉलिसी है या फिर रिटर्न पॉलिसी है उसकी पूरी डिटेल आप अब गूगल सर्च कंसोल में देख सकते हैं। हालांकि गूगल ने इसमें एक चीज़ और भी कही है कि मर्चेंट सेंटर अभी सबसे जो बेस्ट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, बट यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको डायरेक्टली दिया जा रहा है। और एक चीज़ और ये है कि ये जो आप इसके अंदर डायरेक्टली ऐड करेंगे इसको प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि ये ओवरराइड कर देगा इस स्कीमा वाले ऑप्शन को। तो स्कीमा वाले ऑप्शन से उसको जो है अगर डायरेक्टली ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा उसको जो है प्रायोरिटी आप कह सकते हैं मिलेगी, या ओवरराइड उसको वो कर देगा।